ये कैसा है? क्या उन तस्वीर 1971 लक्ष्यीकरण यूनिवर्स नैनो यूनिवर्स स्टोरेज बॉक्स लेखक हुसवीना A+ एटम ऑफ रीसेट। ये कैसा है? क्या उन तस्वीरों की तुलना की गई है? क्या ये चीन में टाइम एंड स्पेस कंपनी का उत्पाद है? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आधार, एक वर्दी, कई पदकों के साथ छाती, बस उनके पक्ष में आने वाले लोगों ने कहा। सामान्य तौर पर हमने तुलना पूरी कर ली है। अगर कोई गलतफहमी नहीं है तो यह वास्तव में हुआक्सिया कंपनी द्वारा निर्मित कार है। इस समय दुनिया में केवल एक ही कंपनी है जो हुआवेई कारें बना सकती है। शैली के मामले में तस्वीरों में दिख रही कारें हुआक्सिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई कारों जैसी ही हैं। इससे पहले कि मैं पूछता, उस आदमी ने यानी जनरल ने अपने मुंह में गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया और कहा, गोलाबारी और बुलेट प्रूफ क्षमता की जांच कैसी है? अग्रिम पंक्ति की जानकारी के अनुसार दुश्मन की मारक क्षमता काफी हद तक स्वप्निल है। उनकी गाड़ियों में लगी मशीन गनें साधारण मशीन गनें नहीं है और उनकी मारक क्षमता हमारी मशीन गनों से कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियों को भी आसानी से भेदा जा सकता है। जहाँ तक बुलेट प्रूफ क्षमता की बात है तो यह और भी भयावह है। इस पर रिपोर्ट करने वाले सैनिक के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। जहाँ तक उनकी बुलेट प्रूफ क्षमता की बात है, वे हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत हैं। अगर हमारे टैंकों से उन पर नजदीकी से बमबारी भी की जाए तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे टैंक और तोपखाने एक दूसरे की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाएंगे। ये सुनकर जनरल भी हैरान रह गए। वे मारक क्षमता और बुलेट प्रूफ क्षमता में इतने शक्तिशाली हैं। हम युद्ध के मैदान में लाए गए हथियारों से क्या नहीं कर सकते। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन जनरल साहब, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। रिपोर्टिंग करने वाले सैनिक ने कहा, एक चीनी निजी उद्यम इतना शक्तिशाली हथियार कैसे बना सकता है? जनरल ने कहा कि उनकी नजर में वे कारें सिर्फ कारें नहीं बल्कि शक्तिशाली हथियार हैं। वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उन्हें चौंका देती हैं। जनरल, क्या उस उद्यम के पीछे कोई और पृष्ठभूमि होगी? सैनिक ने कहा कि उसका आशय स्पष्ट था। समय और अंतरिक्ष ऑटोमोबाइल कंपनी किसी निजी उद्यम जितनी सरल नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कोई और पृष्ठभूमि हो सकती है। जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात है, उसने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन वे दोनों समझ गए। इसकी बहुत संभावना है, जनरल ने कहा, वरना कोई निजी उद्यम इतना शक्तिशाली हथियार विकसित नहीं कर सकता। हालांकि हमें पहले उनकी जांच करनी होगी कि वह उद्यम क्या है और क्या उसके पास उनकी तकनीक हासिल करने का अवसर है। इससे पहले वे किसी निजी उद्यम पर ध्यान नहीं देते थे, भले ही दूसरा पक्ष उत्तोलन तकनीक विकसित करने में अग्रणी हो, लेकिन इन सैनिकों के लिए इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस निजी उद्यम द्वारा निर्मित कारों ने उन पर प्रभाव डाला है। इसके अलावा उनका प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है। इसलिए इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया है और टाइम एंड स्पेस ऑटोमोबाइल कंपनी की होवर तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जनरल, मुझे डर है कि यह आसान नहीं है। मैंने सुना है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के कई लोग ये सामग्री हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। सैनिक ने कहा, कुछ कठिनाइयां तो होंगी ही, खासकर जब दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि अलग हो। फिर भी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमें अपने सबसे कुशल सैनिकों को भेजने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जल्द से जल्द इन तकनीकों को हासिल नहीं कर पाए तो हम हमेशा युद्ध के मैदान में दुश्मन के हमले की स्थिति में रहेंगे। जनरल ने कहा, इस बार ये स्पष्ट किया गया है कि लेविटेशन वाहन, विशेष रूप से स्पेटियो टेम्पोरल ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित लेविटेशन वाहन, युद्ध क्षेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। हालांकि उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र में अपने सबसे उन्नत हथियार नहीं पहुंचाए, फिर भी उन्हें लगा कि वे उस लेविटेशन वाहन में एक सीमित भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उत्तोलन तकनीक का उद्भव कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। खासकर इस बार यह साबित हो गया है कि शहरी युद्ध क्षेत्र में उत्तोलन तकनीक की भूमिका, यानी एक सामान्य हेलीकॉप्टर या टैंक की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। इससे पहले सभी इस बिंदु को नजरअंदाज करते थे। अब ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक कार को निलंबित किया जा सकता है और इसमें मजबूत बुलेट प्रूफ क्षमता और भयंकर मारक क्षमता होती है, तो ऐसी कार युद्ध के मैदान में एक बड़े हथियार की तरह होती है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत किसी को भेजना होगा। मुझे यकीन है कि दूसरे देशों के लोग इस समय वहां जाने के लिए तैयार हैं। जनरल ने कहा, हाँ, मैं अभी इसका इंतजाम कर दूंगा। वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, जनरल, उस युद्ध भूमि में हमने बहुत कुछ खो दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये सच है कि घेराबंदी और जवाबी हमले के 2 अभियानों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के उस देश के युद्ध क्षेत्रों में ज्यादा सैनिक नहीं बचे हैं। हैंसेन ने सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अब उनके लिए बाकी बचे ठिकानों पर दोबारा कब्जा करना नामुमकिन है। इसलिए या तो वे वहाँ से हट जाएं या और सैनिक भेजें। वहाँ पूरी तरह से हार मान लेना हमारे हित में नहीं है। जनरल ने कहा, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई अच्छा रास्ता नहीं है। ऐसे में हम बाकी लोगों को रुकने की जगह ढूंढने दीजिए। फिलहाल जवाबी हमले के बारे में मत सोचिए और हम पहले चीनी उद्यम से मुकाबला करेंगे। अगर आप सचमुच उस देश को छोड़ना चाहते हैं तो इस जनरल की हिम्मत ही नहीं है कि वह ऐसा फैसला ले। आखिरकार यह उनके देश के हित में नहीं है। देश के शीर्ष अधिकारियों ने भी यही फैसला लिया था कि वह उस देश में सेना भेजने के लिए राजी हैं। हालांकि उनकी हैसियत कम नहीं है, लेकिन वे हार मानने के लायक नहीं है। चूंकि हैंसेन और उनके कर्मचारियों से निपटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जनरल केवल अस्थायी रूप से ही झुक सकते हैं। अगर उन्हें चीन की उस कंपनी से महत्वपूर्ण तकनीक मिल जाए तो अच्छा है। अगर नहीं मिल पाती तो वे दूसरे तरीके सोच सकते हैं। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा, उसके बगल में खड़े आदमी ने कहा। जनरल ने गरिमापूर्ण चेहरे के साथ सिर हिलाया। बेशक वह ये भी जानता था कि वे वर्तमान में अच्छी स्थिति में नहीं है। उनमें से एक से अधिक लोग होंगे जो चीन में उद्यम पर निर्णय लेना चाहते थे। इसके अलावा चीन में वरिष्ठ प्रबंधन मूर्ख नहीं है। चाहे उनका पहले उद्यम से कोई संबंध रहा हो या नहीं, उन्हें उन कारों की शक्ति का पता चल गया होगा और वे इसे सुरक्षित रखेंगे। इस तरह उनके लिए शुरुआत करना और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, भले ही यह करना कठिन हो, फिर भी इसे करना आवश्यक है। वह मरने का इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, जनरल ने अपनी सारी उम्मीदें उन कुलीन सैनिकों पर नहीं लगाई जिन्हें उन्होंने अतीत में व्यवस्थित किया था। बेस छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ प्रसिद्ध घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माताओं से संपर्क किया और उन्हें निजी तौर पर ऐसा करने के लिए कहा। लोगों के नाम पर सहयोग के बारे में बात करने के लिए चीन में उस उद्यम में जाएं। यदि हम सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं तो उस उद्यम की मुख्य तकनीक हासिल करना अधिक सुविधाजनक होगा। बेशक
उन उद्यमों में कुछ व्यावसायिक जासूस होंगे। मेरा मानना है कि युद्ध के मैदान में उन कारों के प्रदर्शन के बारे में सुनकर वे बड़े उद्यम प्रभावित होंगे। उन्हें खुद से कोई आग्रह नहीं करना पड़ेगा और वे किसी भी तरह से तकनीक हासिल कर लेंगे। कभी कभी वे लोग खुद से भी बेहतर होते हैं। हालांकि कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि कई देशों और कई उद्यमों में कई लोगों ने अपनी नजरें हुआक्सिया पर टिका दी हैं। एक उद्यम जो हुआक्सिया में 1 साल से भी कम समय में स्थापित हुआ है, स्थानिक ऑटोमोबाइल कंपनी। और चीन में रहने वाले हुआन फैंग ने भी पहली बार आसपास के वातावरण में बदलाव महसूस किया। वास्तव में हालांकि हुआन फैंग हमेशा घर पर ही रहा है और कभी विदेश नहीं गया, वह उस युद्ध क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानता है। हुआन पिंग हुआन फैंग को बताएगा कि पहली बार वहाँ क्या हुआ था। आखिरकार हुआन पिंग भी जानता है कि हुआन फैंग अभी भी वहाँ के बाजार को बहुत महत्व देता है, जिसमें निलंबन भी शामिल है। उस युद्ध क्षेत्र में फ्लोट सहित सभी हथियारों का प्रदर्शन। इसलिए जब हेनसेन और हुआन पिंग युद्ध के मैदान में चारों पक्षों को मारने के लिए होवरक्राफ्ट और अन्य हथियारों का उपयोग करते हैं, तो हुआन फैंग जानता है कि इस बार वे कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि हुआन फैंग भी इस स्थिति के लिए तैयार है। जब तक वह ये खुलासा नहीं करता कि वह हेनसेन के पीछे का व्यक्ति है, तब तक इसे साबित करने के लिए कोई सटीक झटका नहीं है। अगर किसी को शक भी हो तो हुआन फैंग परवाह नहीं करेगा। जहाँ तक दूसरों की बात है, हुआन फैंग ज्यादा ध्यान नहीं देगा। हालांकि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ समय पहले ही हुआन पिंग की रिपोर्ट मिली थी और यहाँ तक कि उन्हें ली लाओ का फोन भी आया था। हालांकि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ समय पहले ही हुआन पिंग की रिपोर्ट मिली थी और यहाँ तक कि उन्हें ली लाओ का फोन भी आया था। इससे पहले उन्होंने ली लाओ की बीमारी में मदद की थी। इसके अलावा जब हुआन फैंग राजधानी गए तो उन्होंने कई बार ली लाओ से भी मुलाकात की। ली लाओ ने हुआन फैंग और सू योमो पर भी काम किया, इसलिए हुआन फैंग और ली लाओ के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में हुआन फैंग और ली लाओ के बीच का रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि उनके बीच का रिश्ता कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वे दोनों व्यस्त लोग हैं, खासकर ली लाओ। उनके बारे में बहुत सी बातें हैं, इसलिए अगर आमतौर पर कुछ नहीं होता तो वे फोन पर बात नहीं करते। इसलिए जब हुआन फैंग ने ली लाओ का फोन देखा तो वह अभी भी थोड़ा हैरान था। हालांकि हुआन पिंग ने जो बताया था उसे सोचकर हुआन फैंग के मन में कुछ अनुमान थे। नमस्ते ली लाओ, आपको मुझे फोन करना कैसे याद रहता है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फोन के बाद हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके और ली लाओ के बीच का रिश्ता ज्यादा जटिल है। ली लाओ न सिर्फ हुआन फैंग के बड़ों का अस्तित्व है, बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह भी हैं जो एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं। इसलिए हुआन फैंग को ली लाओ के सामने कांपने का एहसास नहीं होता। 1972 मान्यता देता है। नेरी यूनिवर्स स्टोरेज बॉक्स लेखक हिम विरिस्टियानो। एटम ऑफ रीसेट। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता। फोन से ली लाओ की आवाज आई और साफ दिख रहा था कि वह अच्छे मूड में था और जब वह बोल रहा था तो वह बहुत संयमित और स्वस्थ था। जरूर, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन तुम व्यस्त तो नहीं हो? अगर ठीक हो तो अपनी मर्जी से फोन नहीं करोगे? कोई बात है क्या? ये तुम्हारे बच्चे की समस्या नहीं है, ली लाओ ने फोन पर कहा। तुमने इतनी बड़ी बात उछाल दी और बहुत से लोगों को चौंका दिया। क्या यह अजीब है कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ? ली लाओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। हुआन फैंग ने जानबूझकर न समझने का नाटक किया और कहा कि वह कुछ बातें स्वीकार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बुरेली के सामने भी नहीं। और मैं कर दूंगा, ली लाओ ने कहा। बताओ, युद्ध के मैदान में क्या बात है? इतने सारे एशियाई चेहरे कैसे हो सकते हैं? और तुम्हारी कंपनी की कार वहाँ कैसे दिखाई दे सकती है? तुम्हारी कंपनी ने इतनी मजबूत बुलेट प्रूफ क्षमता और जबरदस्त मारक क्षमता वाली तैरती हुई कार कब विकसित की? तुमने मुझे साफ साफ बताया था कि इन चीजों पर किसी की नजर नहीं जाती। ली लाओ की बातें सुनकर हुआन फैंग के दिल ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब उसने ली लाओ का फोन नंबर देखा तो उसने सोचा कि क्या ली लाओ ने उसे इसलिए फोन किया होगा। अब लगता है कि उसका अंदाजा गलत नहीं था, लेकिन हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि ली लाओ इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्हें हुआन पिंग से कुछ रिपोर्टें मिली थी। नतीजतन ली लाओ को फोन करने में ज्यादा देर नहीं लगी। ऐसा लगता है कि हुआ जिया ने दूर के युद्ध क्षेत्र में किसी को नहीं भेजा था, लेकिन उन्हें हमेशा इसकी चिंता रहती थी। बेशक क्या उन्होंने इसमें गुप्त रूप से भाग लिया था, हुआन फैंग को यकीन नहीं है। इसके अलावा खबर इतनी तेजी से फैल रही है। हुआन फैंग का ये भी मानना है कि जब से ली लाओ को ये खबर मिली है, दूसरे देशों के कुछ नेताओं या वरिष्ठ प्रबंधकों को भी यही खबर मिलनी चाहिए। हो सकता है कि वो कई लोगों की नजरों में आ गए हों। पहले हुआन फैंग बस एक व्यापारी या एक स्टार थे। हालांकि उन्होंने कुछ पैसा कमाया था, लेकिन उद्यम का विकास भी बहुत अच्छा था। हालांकि दूसरे देशों में बहुत से लोग हुआन फैंग को एक व्यापारी के रूप में नहीं देखते थे। हालांकि वह पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनका पद बहुत ऊंचा नहीं था। चीन में भी शीर्ष नेताओं के अलावा वे हुआन फैंगमी के कुछ राज जानते थे, इसलिए हुआन फैंग को एक अलग नजरिए से देखने के अलावा कुछ अन्य नेता हुआन फैंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आखिरकार पैसा कभी मायने नहीं रखता। अब ये स्पष्ट रूप से अलग है। इस घटना के बाद हुआन फैंग का मानना है कि वह न केवल चीन में बल्कि अन्य देशों में भी कई उच्च स्तरीय अधिकारियों की नजरों में आ गया है। हो सकता है कि वे पहले खुद को नहीं जानते थे, लेकिन इस घटना के बाद वे निश्चित रूप से अपनी पहचान की जांच करेंगे और पहले से कहीं अधिक ध्यान से खुद पर ध्यान देंगे, और यह मेरे पिछले लक्ष्यों में से एक है। बेशक अच्छी बात यह है कि हुआन फैंग निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। भले ही दूसरों को इस पर संदेह हो, जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करते तब तक कोई रास्ता नहीं है। ली लाओ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं इस समय घर पर ही हूँ और मैं विदेश नहीं गया हूँ, हुआन फैंग ने फोन पर कहा। तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह नहीं है बच्चे, ली लाओ ने गुस्से से कहा। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुम्हारे घर में अवैध रूप से घुसपैठ हुई थी। क्या ऐसी कोई बात है? और तो और लगता है उन लोगों का युद्ध के मैदान में मौजूद लोगों से कुछ लेना देना है ना? हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि बुरेली को वाकई इसके बारे में पता होगा। हालांकि यह अजीब नहीं लगता कि वे लोग यहाँ हथियार लेकर आ सकते हैं, जबकि चीनी लोग हथियारों को लेकर बहुत सख्त हैं, इसलिए उनका मिलना कोई अजीब बात नहीं है। कुछ लोग मेरे घर में घुस आए थे, लेकिन मैंने उन्हें पीट पीट कर भगा दिया।
जहाँ तक उनकी पहचान का सवाल है, मुझे नहीं पता। हुआन फैंग ने कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम किससे डरते हो, लेकिन जब तुम उन चीजों से डरते हो तो तुम उनमें भाग क्यों लेना चाहते हो और अपनी कंपनी की कार को इतने जोरदार तरीके से क्यों दिखाना चाहते हो? ली ने कहा, श्री ली हुआन फैंग की शंकाओं से वाकिफ हैं। आखिरकार जो लोग उस युद्ध क्षेत्र में भाग ले सकते हैं, उन्हें राज्य का समर्थन प्राप्त है। अगर एक व्यापारी हुआन फैंग भाग लेना चाहे तो वह अपनी क्षमता से परे दिखाई देगा और कई लोग उस पर शक करेंगे और उसका विरोध करेंगे। बस यही बात श्री ली को समझ नहीं आ रही है। जब हुआन फैंग को इतनी शंका है तो वह इसमें क्यों हिस्सा लें? हुआन फैंग कह सकते हैं कि वे एशियाई चेहरे उन लोगों से परिचित नहीं हैं, लेकिन उन कारों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जब तक वे चमकदार आंखों वाले लोग हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वे कारें हुआन फैंग कंपनी के उत्पाद हैं। ली लाओ, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हुआन फैंग अभी भी इसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। उस अराजक देश में एक ऐसी सेना थी जिसे दूसरी सेनाओं द्वारा मिटा दिया जाना था, लेकिन अचानक कुछ अतिरिक्त सैनिक आ गए जिन्होंने उन्हें अपनी स्थिति स्थिर करने में मदद की। ये अतिरिक्त सैनिक एशियाई थे और कई लोगों को शक था कि वे चीनी थे, ली ने कहा। इसके अलावा कल रात ही उस युद्ध क्षेत्र में कुछ तैरती हुई कारें भी थी। ये कारें न केवल हवा में लटक सकती हैं, बल्कि इनमें जबरदस्त मारक क्षमता और मजबूत बुलेट प्रूफ क्षमता भी है। ये कहा जा सकता है कि यह युद्ध क्षेत्र का एक बड़ा हथियार है जो युद्ध की स्थिति की दिशा को बहुत प्रभावित करता है। हमारी समझ के अनुसार इन कारों को अतिरिक्त सैनिकों द्वारा लाया जाना चाहिए। इसके अलावा उस युद्ध क्षेत्र में अन्य उन्नत हथियार भी हैं। हमारे कुछ बुजुर्ग आपके बारे में कुछ रहस्य जानते हैं, इसलिए हमारे लिए ये संदेह न करना मुश्किल है कि इस मामले का आपसे कुछ लेना देना है। बेशक हम सभी आप पर विश्वास करते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये कॉल कर सकता है, इसका मतलब है कि उपरोक्त लोगों में से कुछ हुआन फैंग से सावधान हो सकते हैं और अंततः ली को, जिसके हुआन फैंग के साथ अच्छे संबंध हैं, कॉल करने देते हैं। वे जानना चाहते हैं कि हुआन फैंग क्या सोचता है और उसका उद्देश्य क्या है। आखिरकार वे सभी जानते हैं कि हुआन फैंग के पास कुछ रहस्य हैं, अगर वे सामान्य समय में इसका ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब हुआन फैंग ने देशों के बीच कुछ मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है जो उन्हें सतर्क करने में मदद नहीं कर सकता है। ली लाओ, आपने जो बातें कही उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे सच में नहीं पता। जहाँ तक आपने जिस कार का जिक्र किया है, एक खरीदार हमारे पास आया था और उसने ऐसी कारों का एक बैच ऑर्डर किया था। वे कौन हैं और वे कार कहाँ चलाएंगे, हमें नहीं पता। ये वह बात नहीं है जो हम निर्माताओं से पूछनी चाहिए, हुआन ने कहा। जाहिर है हुआन फैंग अभी भी यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसने युद्ध के मैदान में भाग लिया है। आखिरकार एक बार स्वीकार करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है और ली लाओ भी उस पर विश्वास कर सकता है। हालांकि उपरोक्त लोगों में से कुछ के मन में कुछ और विचार हो सकते हैं। तो क्या ये कारें सचमुच आपकी कंपनी द्वारा बनाई गई हैं? ली लाओ ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि पहले सभी को संदेह था कि वे कारें हुआन फैंग की कंपनी द्वारा बनाई गई थी। आखिरकार जहां तक दुनिया का सवाल है, कोई अन्य ऑटोमोबाइल उद्यम नहीं है जो हुआई कारों का उत्पादन कर सकता है। बस इतना है कि उन कारों पर कोई स्पष्ट लोगो नहीं है, इसलिए वे बस संशय में हैं और उनके पास कोई सटीक सबूत नहीं है। लेकिन अब हुआन फैंग को ये कहते हुए देखकर ये स्पष्ट है कि उन्होंने उन कारों को स्वीकार किया है और यही वास्तव में उनकी कारों से बाहर निकलने का अर्थ है। इससे श्री ली को झटका लगा और उनका मानना था कि बाकी सभी लोग भी चौंक जाएंगे। यह आश्चर्यजनक था कि हुआन फैंग की ऑटो फैक्ट्री हुआई कारें बना सकती है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग की तकनीक इतनी उन्नत और इतनी तेजी से विकसित होगी कि वे युद्ध के मैदान के लिए कारें बना सकेंगे। इसके अलावा युद्ध के मैदान से मिली खबरों से पता चला कि उन कारों ने युद्ध के मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा था। हाँ, वे कारें मेरी कंपनी की कारें होनी चाहिए। मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी दूसरी कंपनी अब तक सस्पेंशन कारें नहीं बना पाई है। हुआन फैंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह फिर भी इसे स्वीकार करेंगे। आखिरकार उनके पूर्ववर्तियों का एक लक्ष्य अपनी कंपनी को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाना है, तो स्वाभाविक रूप से वह इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वे कारें उनकी कंपनी की हैं। आपकी कंपनी ने ये तकनीकें कब विकसित की? मैं उन मारक और बुलेट प्रूफ क्षमताओं की बात कर रहा हूँ। सैन्य उद्यम भी ऐसी क्षमताएं नहीं बना सकते। वहाँ से मिले आंकड़ों के अनुसार हम इतनी मारक और बुलेट प्रूफ क्षमताएं भी विकसित नहीं कर सकते, ली ने कहा। ये सच है कि मोर्चे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस तरह की मारक क्षमता और बुलेट प्रूफ क्षमता उन्हें बहुत आगे ले जाएगी, न कि वर्तमान में उनके पास मौजूद तकनीक। हुआन फैंग से पहले वह सिर्फ एक निजी उद्यमी थे। हालांकि उनकी कंपनी में कई उद्यम हैं, फिर भी वे नागरिक उपयोग में हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है कि उन्होंने अचानक चुपचाप ऐसी तकनीक पेश कर दी। हुआन फैंग से पहले वह सिर्फ एक निजी उद्यमी थे। हालांकि उनकी कंपनी में कई उद्यम हैं, फिर भी वे नागरिक उपयोग में हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है कि उन्होंने अचानक चुपचाप ऐसी तकनीक पेश कर दी। ये तकनीकें मेरी कंपनी के तकनीशियनों द्वारा विकसित की गई थी। बेशक मेरे पास पहले से ही कुछ तुलनीय डेटा मौजूद था, हुआन फैंग ने कहा। ली लाओ ने हुआन फैंग की यह बात सुनी, लेकिन उसे उस रडार तकनीक और इंजन तकनीक का ख्याल आया जो हुआन फैंग ने उन्हें पहले दी थी। जाहिर है अगर हुआन फैंग के पास अब वो तकनीकें हैं तो यह नामुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हुआन फैंग के पास इतनी उन्नत तकनीकें हैं जो चौंकाने वाली है। 1973 सावधान रहें, मुझे नहीं पता कि इस बार जब आप चुपचाप इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो कितने लोग चौंक जाएंगे, ली ने कहा। ये सच है कि इस बार उन्हें झटका लगा है। ली का मानना है कि दूसरे देशों में भी कुछ लोग चौंकेंगे। आखिरकार उस युद्ध क्षेत्र में जो हुआ वो बहुत बड़ा और अद्भुत था। मूल रूप से अन्य बलों के घेरे और दमन के तहत हैनसेन की सेनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। लेकिन अन्य बलों ने एक समय में बहुत कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि अपने स्वयं के आवास भी। हमें ये जानना होगा कि उन ताकतों के पीछे के देशों ने वर्तमान प्रभाव को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास और धन लगाया है। परिणाम स्वरूप उन्हें हैनसेन ने खदेड़ दिया है। पिछला अधिकांश निवेश नष्ट हो चुका है। यदि हम पिछली स्थिति में लौटना चाहते हैं तो हमें फिर से बहुत सारा धन और ऊर्जा लगानी होगी। हालांकि ये सबसे भयानक बात नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि दूसरे देशों की सेनाओं को अभी तक हैनसेन के हथियारों और उपकरणों, खासकर तैरती हुई कार से निपटने का कोई रास्ता नहीं मिला है। ये कछुए के खोल जितना कठोर है। साधारण हथियार, यहाँ तक कि भारी हथियार भी एक दूसरे की रक्षा को भेद नहीं सकते।
इसलिए हैंसेन के हथियारों और उपकरणों से निपटने का कोई रास्ता खोजने से पहले अन्य सेनाएं केवल हैंसेन को अपने निवास की सीमा का विस्तार करते हुए देख सकती हैं, लेकिन कोई अच्छा तरीका नहीं है। ली लाओ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे नहीं पता कि वे खरीदार उन चीजों को खरीदने के बाद उन्हें उस युद्ध भूमि में भेज देंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें नहीं बेचता। यह मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हुआन फैंग रोया। चलो चलो, मुझसे शिकायत मत करो बेटा, चलो बस यही बताते हैं कि क्या वह तकनीक तुम्हें सौंपी जा सकती है। बेशक, हम तुम्हें मुआवजा देंगे और तुम्हें खोने नहीं देंगे। ली ने सीधे कहा। ली लाओ, मुझे डर है कि यह ठीक नहीं है। हुआन फैंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, अगर मैं दूसरी तकनीकें सौंपता तो मैं उन्हें सौंप देता, लेकिन अब ये तकनीक हमारे संस्थान के कई शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और मैं अपना समय और अंतरिक्षयान भी विदेशों में बेचना चाहता हूँ। यह मेरे और कंपनी के लिए एक अवसर है, इसलिए मुझे खेद है, मैं इस तकनीक को सौंप नहीं सकता। मजाक कर रहा हूँ। हुआन फैंग ने हुआन पेंग से कहा कि वो उन मनराती कारों को युद्ध के मैदान में प्रतिष्ठा दिला दे। ये तकनीक बेचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तकनीक बेचने के लिए है। आप पहले ली लाओ से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या हर्ज है? हुआन फैंग के पास कई तकनीकें हैं, लेकिन उन्हें इन तकनीकों का इस्तेमाल अपने उद्यम के लिए करना होगा। फिलहाल ये तकनीकें उनकी कार की मदद करेगी और उसे दुनिया भर में आसानी से बेचने में मदद करेगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हैं। चलो ऐसा ही करते हैं। ऐसी कार के लिए तुम हमें पहले 1000 दे दो और पैसे तुमसे कम नहीं होंगे। ली ने कहा। ली की समझदारी के लिए शुक्रिया। हालांकि मेरे पास इस कार का कोई स्टॉक नहीं है और मुझे इसका उत्पादन शुरू से ही शुरू करना होगा। आखिरकार मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कार का बाजार होगा। हुआन फैंग ने कहा, जाहिर है ये झूठ है। दरअसल हुआन फैंग को लंबे समय से पता है कि जब तक इस तरह की कार युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाती रहेगी, खरीदारों की कोई कमी नहीं होगी। हुआन फैंग अब ली लाओ से कहता है कि वह नहीं चाहता कि ऊपर वाले ये सोचे कि इस तरह की कार आसानी से मिल जाती है। ऐसे में यह उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हम जल्द से जल्द उत्पादन करेंगे। अगर कोई अंतर हो तो मुझसे बात करो। आज पहली बार है, मैं पहले फोन रख दूंगा। ली ने कहा। ठीक है, धन्यवाद ली लाओ। हुआन फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ये धन्यवाद उनके दिल की गहराइयों से है। वह ये भी जानते हैं कि अगर आज कोई और फोन करता है तो इसे बात करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा हुआन फैंग का ये भी मानना है कि ली खुद बात करने में मदद करेंगे और उन दूसरे बड़े लोगों के साथ अपना दबाव साझा करेंगे। कई लोगों की नजर में वह सिर्फ एक साधारण व्यवसाय है। एक बार उनके सामने पर्याप्त लाभ होने के बाद ये गारंटी देना मुश्किल है कि वे लोग दूसरे विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस समय श्री जैसे किसी व्यक्ति का होना बहुत महत्वपूर्ण है जो स्वयं बोलने में मदद कर सके। ठीक है, मेरे साथ विनम्र मत बनो। मुझे अब भी तुम पर विश्वास है और तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे। हालांकि तुम्हें खुद सावधान रहना चाहिए। तुम एक चतुर व्यक्ति हो, तुम्हें इस घटना के प्रभाव का पता होना चाहिए। हालांकि तुम कुछ बातों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन दूसरों का अपना निर्णय होगा। इसके अलावा मैं कुछ बातों को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि इस बार का प्रभाव केवल चीन से नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अब अलग अलग उद्देश्यों से कई लोग होंगे जो विमान से चीन गए हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए सावधान रहना होगा। मैं समझता हूँ, हुआन फैंग ने कहा। बेशक, हुआन फैंग इस घटना के प्रभाव को समझेंगे। दूसरे शब्दों में ये उनके मूल उद्देश्य हैं। अगर प्रभाव बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कि इस बार वे असफल रहे। और हुआन फैंग भी जानता है कि कुछ लोग उसके पास जरूर आ रहे होंगे जिनके विचार अलग हैं। उसके साथ शांतिपूर्वक बातचीत करने से पहले वे कुछ और ज्यादा चरम तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हुआन फैंग को इससे कुछ उम्मीदें हैं। बस समझ लो, मुझे पता है तुम आसान नहीं हो। ली ने कहा कि वह भी समझता है कि युद्ध के मैदान में चीजें उतनी आसान नहीं होंगी जितनी हुआन फैंग ने बताई थी। हालांकि उसका पूछने का कोई मतलब नहीं था। अगर उसने पूछा भी तो उसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि कई लोग इस पर शक करेंगे। हुआन फैंग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। बेशक, इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके तो इस्तेमाल किए ही जाएंगे। हालांकि अगर हुआन फैंग इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो वे निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ली का ये भी मानना है कि हुआन फैंग ने इस आयोजन में भाग लेने से पहले ही इसके परिणामों के बारे में सोच लिया था। उसके बाद उन्होंने संपर्क काट दिया। हुआन फैंग ने फोन रखने के बाद विला के नौकर को अपनी औरत के पास जाने के लिए बुलाया और लोगों को भेजा। हुआन फैंग भी समझ गया कि कई खतरे आने वाले हैं। उसे उनसे कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसकी औरतें वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। उनमें से ज्यादातर सिर्फ सामान्य लोग हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि हुआन फैंग की तुलना में यह अभी भी बहुत बुरा है। हुआन फैंग भी उनके हादसों से डरता है। शाम को जब लड़कियां विला में वापस लौटी तो हुआन फैंग ने उन्हें हाल ही में थोड़ा अधिक सावधान रहने के लिए कहा। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? सू युमो ने पूछा। हुआन फैंग ने उनसे कुछ नहीं छिपाया। उसने उन्हें वहाँ के युद्ध क्षेत्र के बारे में सीधे सीधे बताया। तो हाल ही में बहुत से लोग मेरी कार फैक्ट्री का विचार लेकर आएंगे। कुछ लोग उन तकनीकों को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। खुद सावधान रहो, सू युमो ने कहा। जहाँ तक हमारी बात है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी साधना में कोई कमी नहीं छोड़ते। हालांकि हम तुम्हारे जितने कुशल नहीं हैं, फिर भी हमें आम लोगों से निपटने में कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे भेजे हुए अंगरक्षकों के साथ कुछ नहीं होगा। अर्थात अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें मिस बेन की मुट्ठी की शक्ति का स्वाद चखने दो। जी मिंग जियाओ ने अपनी मुट्ठी लहराई और कहा निर्दयता से। हुआन फैंग थोड़ा मुस्कुराए। जी मिंग जियाओ की साधना द्वितीय श्रेणी के स्तर पर पहुंच गई है। वास्तव में ऐसी शक्ति को गुरु माना जा सकता है। इसमें उनकी अपनी कठिन साधना और उनकी अपनी प्रतिभा का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि हुआन फैंग उन्हें लगातार बड़े रिश्ते बनाने में मदद करने के लिए रामबाण उपाय प्रदान करते रहते हैं। अन्य लड़कियों की तरह की युनिंगशुन की उपलब्धियां भी बुरी नहीं है। हालांकि अगर वह जी मिंग जियाओ से आगे निकल जाती है तो वह इसे हासिल नहीं कर पाई है। जी मिंग जियाओ से आगे निकलने वाली एकमात्र महिला बाई शियाओरा है। हालांकि बाई शियाओरा कई वर्षों से अभ्यास कर रही है और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हम देख सकते हैं कि जी मिंग जियाओ की साधना प्रतिभा कितनी भयानक है।
साधना की दुनिया में रहते हुए मुझे डर है कि वह एक सुपर जीनियस है। वैसे हुआन फैंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इन दिनों अपनी नई प्रेमिका को यहाँ लाए हो? तांग मुक्सुए ने अचानक कहा। ठीक है, मैं इसे बाद में ले लूंगा, हुआन फैंग ने कहा। असल में हुआन फैंग लंबे समय से गुओ मिंगन को यहाँ लाना चाहते थे। हालांकि एक तो गुओ मिंगन थोड़ी शर्मीली और घबराई हुई थी, दूसरे गुओ मिंगन जो हाल ही में कारखाने में व्यस्त थी और जिम्मेदारी का एहसास उनमें कूट कूट कर भरा था, इन दिनों अक्सर ओवरटाइम काम करती थी। हालांकि हुआन फैंग ने उन्हें मना भी लिया था। मूल रूप से हुआन फैंग लंबे समय से गुओ मिंगन को यहाँ लाना चाहते थे। हालांकि सबसे पहले गुओ मिंगन थोड़ा शर्मिला और घबराया हुआ था। दूसरा, गुओ मिंगन जो हाल ही में कारखाने में व्यस्त था और जिम्मेदारी की भावना रखता था, इन दिनों अक्सर ओवरटाइम काम करता था। हालांकि हुआन फैंग ने उसे इतनी मेहनत न करने के लिए राजी भी किया। गुओ मिंगन को लगा कि वह ज्ञान के मामले में कई लोगों से पिछड़ रही है और उसने फिर कभी कोशिश नहीं की। अगर आप मजबूत हैं तो आप एक बेकार व्यक्ति बन जाएंगे, इसलिए आपको दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। इसलिए हुआन फैंग के पास इन दिनों गुओ मिंगन को यहाँ लाने का मौका नहीं था। हालांकि आज उसके पास समय है। आज कारखाने में काम आसान है और हुआन फैंग दूर के युद्ध क्षेत्र से भी ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए वह आज रात गुओ मिंगन को यहाँ लाने वाला है। तो फिर तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, मैं बाद में खाना खाने आऊंगा, सु युमो ने कहा। ठीक है, हुआन फैंग ने सिर हिलाया। उसके बाद हुआन फैंग मुड़ा और चला गया। कई महिलाएं गुओ मिंगन की पहचान पर चर्चा करने लगी। बहन युमो, क्या आपको लगता है कि गुओ मिंगन के आने के बाद कोई बदलाव होगा? जी मिंग जियाओ ने पूछा। क्या बदलाव आया है? सु युमो ने पूछा। क्या इसलिए कि वह हुआन फैंग को पहले से जानती थी और लगभग उसके साथ आ गई थी? हमारे बारे में उसकी क्या राय है? जी मिंग जियाओ ने कहा। ये सच है कि हुआन फैंग और गुओ मिंगन शुरुआत में साथ रहे होंगे, लेकिन उनके लिए ये कहना मुश्किल है कि वे होंगे या नहीं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गुओ मिंगन के मन में कोई विचार है। नहीं, सु युमो अपना सिर हिलाते हुए कहता है। हुआन फैंग इस तरह की चीजों से निपट सकता है। अगर वह नहीं निपटता तो वह दूसरों को वापस नहीं लाएगा। 1974 गुओ मिंगन से जुड़ता है। सु युमो 2 दिनों से हुआन फैंग को नहीं जानती और दूसरे लोग भी, इसलिए उन्हें हुआन फैंग पर पूरा भरोसा है। जी मिंग जियाओ ने पूछा, क्योंकि उसे चिंता थी कि गुओ मिंगन का क्या होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि हुआन फैंग का क्या होगा। हालांकि सु युमो की बातें सुनकर जी मिंग जियाओ ने और कुछ नहीं कहा। दरअसल हुआन फैंग हर काम ठीक से करते हैं। इतने खास बड़े परिवार में हुआन फैंग ने हमेशा लोगों के बीच के रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया है। मेरा मानना है कि हुआन फैंग ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो परिवार के सामंजस्य को आसानी से बिगाड़ सकते हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम तैयार हो? दूसरी तरफ हुआन फैंग को गुओ मिंगन के घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा था। वह अभी भी उसी जगह पर थी जहां हुआन फैंग आखिरी बार आया था। ठीक है, गुओ मिंगन ने सिर हिलाया, अपने बगल में सूटकेस को देखा और कहा, वास्तव में ये चीजें लंबे समय से पैक की गई हैं, लेकिन इन दिनों जाने का कोई समय नहीं है। बहन युमो नाराज नहीं होंगे। गुओ मिंगन चिंतित थी क्योंकि उसने हुआन फैंग के साथ तय किया था कि वह अगले दिन विला में जाएगी और सु युमो में उनसे मिलेगी, जो प्राचीन रखेलों का बड़ी महिलाओं से मिलने का एक अर्थ था। गुओ मिंगन भी बहुत घबराई हुई थी और इसे बहुत महत्व दे रही थी। बाद में क्योंकि कुछ चीजों में देरी हुई, नतीजतन वह जो पहले ही अंदर आ चुकी थी आज तक आकार ले पाई। कई दिनों की देरी के बाद गुओ मिंगन सु युमो से डर गया और उसे लगा कि वह जानबूझकर उनके साथ खेल रहा है, अच्छा समय कह रहा है, लेकिन परिणाम अतीत में नहीं था। वे खुद के बारे में क्या सोचते हैं उससे डरते थे। नहीं, हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने युमो से पहले भी बात की है, वे बहुत अच्छी तरह समझती हैं। आप ये भी जानती हैं कि युमो समेत मेरे आसपास की कई महिलाओं में करियर को लेकर गहरी समझ है। वे अब भी आपके व्यवहार को समझती हैं। हाँ, चाहे सु युमो हो, जी मिंग जियाओ हो या ली बिंग युन, हुआन फैंग से मिलने से पहले वे सभी मजबूत महिलाएं थी। उनकी उपलब्धियां किसी भी आम आदमी से कम नहीं थी। उनका करियर भी उनके दिल का एक अहम हिस्सा था। हुआन फैंग से मिलने के बाद ही वे सभी जानती थी कि हुआन फैंग है, लेकिन उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हालांकि वे अभी भी अपना काम कर रही हैं, उन्हें पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। खासकर सु युमो की तीसरी बेटी के लिए उसके शरीर पर दबाव हुआन फैंग ने हल कर दिया है। अब वे ज्यादा निश्चिंत हैं। हालांकि गुओ मिंगन स्पष्ट रूप से अलग है। उसके जन्म के कारण ने उसके दिल पर आम लोगों की तुलना में ज्यादा दबाव डाला है। इसके अलावा वह हुआन फैंग की वास्तविक स्थिति से भी अनभिज्ञ है। वह सोचती है कि हुआन फैंग बस एक साधारण व्यापारी है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआन फैंग का कारखाना है। स्वाभाविक रूप से वह उम्मीद करती है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर सकती है। ये भी सच है कि मैं हुआन फैंग की मदद कर रही थी, लेकिन अगर गुओ मिंगन को पता होता कि वह जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी 1 घंटे में हुआन फैंग से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगी, तो उसका विचार बदल सकता था। और अगर उसे पता होता कि हुआन फैंग के दिल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोई जगह नहीं है, तो शायद वह वैसा न करती जैसा वह अब करती है। ये सब गुओ मिंगन द्वारा हुआन फैंग की अनदेखी के कारण है। हुआन फैंग और सु युमो की मदद करने के लिए वे स्वाभाविक रूप से गुओ मिंगन को समझते हैं। यह अच्छी बात है। गुओ मिंगन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो जल्दी चलें। कुछ बड़ी बहनों को ज्यादा देर तक इंतजार कराना ठीक नहीं है। गुओ मिंगन ने हमेशा अपनी हैसियत बहुत कम रखी है। जी मिंग जियाओ के विपरीत वह सोचता है कि वह और हुआन फैंग शुरुआत में लगभग एक दूसरे के हो गए थे, इसलिए हुआन फैंग के दिल में कुछ खास है। गुओ मिंगन को हमेशा लगता था कि वह देर से आया है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, योग्यताएं आदि सु युमो और अन्य लोगों से कमतर हैं। इसलिए शुरू से ही गुओ मिंगन ने खुद को बहुत कमतर आंका। वह अपनी वजह से सु युमो की लड़कियों को दुखी नहीं करना चाहती थी। सब ठीक है, वे अभी वापस आए हैं और अभी भी आराम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी गुओ मिंगन ने हुआन फैंग से जल्दी आने का आग्रह किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग उससे मिलने लंबे समय तक आएगा। आखिरकार वह और सु युमो लड़कियां एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। अगर सु युमो लड़कियां सोचती हैं कि वे बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रही हैं और दिखावा कर रही हैं, तो यह और भी परेशानी भरा होगा। जब हुआन फैंग ने गुओ मिंगन की घबराई हुई शक्ल देखी, तो वह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने गुओ मिंगन को काम पूरा करने में मदद की।
वह गो मेंगन की चिंताओं को जानता था। वह ये भी जानता था कि वह चाहे कुछ भी कहे, चिंताएं बहुत कम नहीं होंगी। केवल जब गो मेंगन और सू योमो एक दूसरे से परिचित थे, तब गो मेंगन को पता था कि सू योमो कैसी है। केवल जब लोगों की संख्या कम हो जाती है, तभी चिंता कम हो सकती है। हालांकि वह हुआन फैंग से जल्दी करने का आग्रह कर रहा है, लेकिन जब कार सड़क पर होती है तो गो मेंगन का दिल धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन हुआन फैंग के गंतव्य की दूरी करीब और करीब आने के साथ उसके दिल में तनाव बढ़ रहा है, ताकि जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचे तो गो मेंगन उतरने के लिए बहुत घबराए हुए थे। चलो चिंता मत करो, वे लोगों को नहीं खाते। हुआन फैंग ने गो मेंगन की चिंता देखी और उससे कहा, ऐसा लगता है कि जब कई महिलाएं विला में रहने आईं, तो वे एक ही मूड में थी। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। गो मेंगन ने कहा, क्या बहन योमो मेरा स्वागत नहीं करेगी? नहीं, हुआन फैंग ने कहा, मेरे बाहर आने से पहले उन्होंने मुझसे तुम्हें पहले वापस ले जाने का आग्रह किया था। इसके बारे में मत सोचो, वे सभी बहुत नहीं। हुआन फैंग ने कहा, मेरे बाहर आने से पहले उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं तुम्हें पहले ही वापस ले जाऊं। इसके बारे में मत सोचो, वे सभी बहुत अच्छे लोग हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद तुम ये बात समझ जाओगे। ठीक है। हुआन फैंग की बात सुनकर गो मेंगन को थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद उसने कार में गहरी सांस ली। तभी उसने दरवाजा खोला और कार से उतरा। माहौल थोड़ा गंभीर और हलचल भरा था। हुआन फैंग ने उसे एक सीधी मुस्कान के साथ देखा। हुआन फैंग, क्या तुम यही रहते हो? ये कितना बड़ा और खूबसूरत है। गो मेंगन सदमे और भावुकता से भरा हुआ हुआन फैंग के पीछे विला के गेट तक गया। इससे पहले गो मेंगन इतनी घबराई हुई थी कि गेट में प्रवेश करते समय भी उसने आसपास के वातावरण पर ध्यान नहीं दिया। इस समय वो पहली बार इस स्थिति से आकर्षित हुई थी। गो मेंगन बचपन से ही एक गरीब परिवार में रहती थी। काम पर जाने के बाद उसने ज्यादा पैसे नहीं कमाए। वैसे भी हुआन फैंग से मिलने से पहले वह और अमीर लोग निश्चित रूप से एक जैसे नहीं थे। हालांकि उसने कुछ टीवी पर कुछ अमीर लोगों की जिंदगी और अशुद्धियां देखी थी, लेकिन उसके मन में ज्यादा भावनाएं नहीं थी, क्योंकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब वह हुआन फैंग के विला के सामने खड़ी हुई तो वह चौंक गई। कुछ देर के लिए वह चल नहीं पाई। इससे पहले हुआन फैंग के मूल स्थान से चले जाने के बाद गो मेंगन और हुआन फैंग के बीच संपर्क बहुत कम हो गया था। हालांकि गो मेंगन के दिल में हमेशा हुआन फैंग था। उसने हुआन फैंग से सक्रिय रूप से संपर्क नहीं किया। वह हुआन फैंग को नापसंद नहीं करती थी, सिर्फ उसकी हीनता के कारण। इसलिए वह नहीं जानती थी कि हुआन फैंग पहले कहाँ रहता था और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, इसलिए मेरी पहले कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं थी। जब मैंने इस तरह का माहौल एक साथ देखा तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अच्छा था। भविष्य में तुम यही रहोगी, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे ज्यादा जगहें दिखाई नहीं दे रही हैं। कल तुम यहाँ अच्छा खेल सकती हो। ऐसी स्थिति में क्या मैं बहुत अनुभवहीन लगूंगी? गो मेंगन ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। जब वे पहली बार योमो आए थे तब भी उनका प्रदर्शन लगभग तुम्हारे जैसा ही था। ओह, सू योमो की बात सुनकर वे भी सामने वाले विला को देखकर चौंक गए होंगे। गो मेंगन ने गहरी सांस ली और बहुत आराम महसूस किया। जब वे बातें कर रहे थे तभी कुछ नौकर विला से बाहर आए और हुआन फैंग और गो मेंगन के पास आए। उन्होंने पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर हुआन फैंग के हाथों से सारा सामान ले लिया। चलो चलें। हुआन फैंग ने गो मेंगन की कमर पकड़ ली और कहा, ठीक है। दूसरों के सामने हुआन फैंग के इतने करीब आकर गो मेंगन का मन थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। जब तक हुआन फैंग उसके साथ कुछ करता वह मना नहीं करती, भले ही वह बहुत शर्मीली हो, वह उसे स्वीकार कर लेती। जब हुआन फैंग गो मेंगन के साथ हॉल में दाखिल हुए तो गो मेंगन का हॉल की आलीशान सजावट देखने का मन नहीं हुआ, लेकिन हॉल में मौजूद 10 महिलाओं ने पहली ही नजर में उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनमें से कुछ एक दूसरे को जानती थी। जब हुआन फैंग गो मेंगन के साथ हॉल में दाखिल हुए तो गो मेंगन का हॉल की आलीशान सजावट देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पहली नजर में ही हॉल में मौजूद 10 महिलाओं ने उन्हें आकर्षित कर लिया। उनमें से कुछ एक दूसरे को जानती थी, लेकिन ज्यादातर ने एक दूसरे को पहली बार देखा था और उन सभी में एक समानता थी, यानी खूबसूरती। हॉल में हर महिला बहुत खूबसूरत है और हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं है, हर किसी की अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि चाहे किसी को भी अकेले बाहर ले जाया जाए, वह ऐसी होती है जो सड़क पर चल सकती है और जिसकी वापसी दर 100% होती है। हालांकि इतनी सारी महिलाएं एक ही जगह पर जमा होती हैं, जिससे लोगों को चक्कर आता है। इस समय इस विला में क्या दिखाई दे सकता है? गो मेंगन भी उनकी पहचान का अनुमान लगा सकते हैं और गो मेंगन को भी स्पष्ट रूप से लगता है कि जब वह हुआन फैंग का पीछा करती है तो महिलाओं की नजर पहली बार खुद पर केंद्रित होती है। गो मेंगन को बड़ी राहत मिली। हालांकि ये आंखें कई हैं, लेकिन सभी उत्सुक और दिलचस्प हैं। वह शत्रुतापूर्ण आंखों को लेकर चिंतित है, जो उसे महसूस नहीं होता। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण गो मेंगन ने कभी भी छोटे से लेकर बड़े तक किसी की अवमानना और शत्रुता का भाव महसूस नहीं किया है। इसलिए वह उस नजर के प्रति बहुत संवेदनशील है और पहली नजर में ही उन आंखों का अस्तित्व पा सकती है। हालांकि हॉल में ऐसी कोई नजर नहीं है। आपकी बहनें कैसी हैं? हुआन फैंग के परिचय देने से पहले ही गो मेंगन ने विला में मौजूद लड़कियों को नमस्ते कहा। 1975 10 जी कॉल्स, मैं बहन मेंगन हूँ, अंदर आइए। सू योमो सबसे पहले खड़ा हुआ और उनका अभिवादन किया। उसने जानबूझकर अपना चेहरा नहीं दिखाया, पर मुस्कुरा रहा था। योमो अच्छा है, गो मेंगन ने जल्दी से कहा कि गो मेंगन के लिए वह पहले भी मिल चुके थे और एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, इधर आओ। सू योमो ने गो मेंगन का हाथ पकड़ा और कहा, रात का खाना तैयार है और हम उनके आने का इंतजार करेंगे। जैसा उसने कहा, सू योमो गो मेंगन को रेस्टोरेंट में ले गई। इस समय बाकी महिलाएं भी उठकर रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ी। रेस्टोरेंट की डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के खाने की व्यवस्था थी। वहाँ रेड वाइन की 3 बोतलें रखी थी। जाहिर है, जैसा कि सू योमो ने कहा, वे काफी समय से तैयारी कर रही थी और हुआन फैंग और गो मेंगन के आने का इंतजार कर रही थी। हुआन फैंग भी बैठने चले गए। इस समय सू योमो ने कई अन्य महिलाओं का गो मेंगन से परिचय कराया था और गो मेंगन ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भोज का माहौल बहुत अच्छा था। हुआन फैंग इस स्थिति से हैरान नहीं है। आखिरकार गो मेंगन पहली महिला नहीं है जिन्हें वह वापस लाए हैं। हुआन फैंग भी जानते हैं कि सू योमो की क्या प्रतिक्रिया होगी।
साथ ही हुआन फैन गुओ मेंगन के चरित्र को लेकर भी स्पष्ट है, इसलिए ये सब वही है जिसकी हुआन फैन को उम्मीद थी। उसके बाद पूरा हॉल चहल पहल से भर गया। लोग खा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। गुओ मेंगन जल्द ही हॉल में घुल मिल गए, खासकर सुयोमो लड़कियों की जानबूझकर की गई देखभाल के कारण। हालांकि भोज में इतनी भीड़ पूरी तरह से गुओ मेंगन की वजह से नहीं थी। वास्तव में सभी महिलाएं अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। हालांकि वे अकेले हुआन फैन के प्यार का आनंद नहीं ले सकती, बाकी महिलाओं का व्यक्तित्व अच्छा है। इसके अलावा सुयोमो एक बड़ी महिला के रूप में मूल रूप से अपने परिवार के नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए वह अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट है। अन्य लोगों के लिए वह स्वाभाविक रूप से कठोर नहीं है, इसलिए सब लोग बहुत खुश रहते हैं। इस विला में आमतौर पर बहुत चहल पहल रहती है, खासकर जब हुआन फैंग घर पर होते हैं तो यह और भी जाहिर होता है। हर कोई नहीं चाहता कि हुआन फैंग उनके मामलों की चिंता करे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वे नाटक कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जब वे हुआन फैंग को देखते हैं तो उनका मूड बेहतर हो जाता है। ठीक है, यह विला स्वाभाविक रूप से ज्यादा जीवंत है। ये शानदार डिनर लगभग 3 घंटे तक चला। उसके बाद गुओ मेंगन ने एक कमरा चुना और औपचारिक रूप से यही रहने लगे। बेशक रात में विला भी बहुत जीवंत होता है। हालांकि इस विला का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव बहुत अच्छा है, फिर भी एक दो आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी लोगों को शर्मा जाती हैं और लाल हो जाती हैं। ये आवाजें कुछ कमरों से आती हैं, खासकर तान मुक्सियों को, जो ज्यादा खुले विचारों वाला है और हुआन फैंग के साथ ज्यादा खेलता है। अगली सुबह जब हुआन फैंग शांत ग्रामीण इलाके से उठे ही थे, उन्हें तान जी का फोन आया। उन्होंने फोन पर बताया कि कल रात से उन्हें कुछ ऑटोमोबाइल निर्माताओं से घरेलू और विदेशी कई फोन आए हैं। इस कॉल का उद्देश्य उनके साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करना है। मूल रूप से अगर एक या दो लोग फोन करते तो तान जी को आश्चर्य नहीं होता। वह खुद इससे निपट सकते थे और हुआन फैंग को परेशान नहीं करते। आखिरकार उनकी कंपनी की तकनीक मौजूद है। जब तक वे अंधे नहीं हैं, वे अपनी कंपनी की उन्नत तकनीक जान सकते हैं और सहयोग लेना चाहते हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। उन्होंने पहले कभी जवाब नहीं दिया है। इसी तरह का कॉल आना अजीब है। अचानक उसे एक ही समय पर इतने सारे एक जैसे कॉल आए और लगभग सभी एक ही समय पर आए। तान जी को लगा कि कुछ असामान्य हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, वरना वे लोग इस समय कॉल कैसे कर सकते थे। बस फोन पर उसने कई बार पूछा, लेकिन उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। उसे लगा कि चीजें आसान नहीं है, इसलिए उसने सुबह सुबह हुआन फैंग को फोन किया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं बाद में वहाँ पहुँच जाऊंगा, हुआन फैंग ने तान जी से कहा, फिर फोन रख दिया। क्या हुआ? हुआन फैंग के बगल में खड़े कियू निंगशुंग ने पूछा। कियू निंगशुंग कल रात की तरह अभी भी सो रही है। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। जब वह उठती है तो उसकी छाती पर लगी स्प्रिंग लाइट बाहर निकल जाती है। चून के कमरे में कोई और नहीं है, इसलिए वह छिपने की कोई कोशिश नहीं करती। हालांकि हुआन फैंग की उग्र आंखों को देखकर कियू निंगशुंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर उसने जल्दी से अपनी छाती पर रजाई खींच ली। तुमसे बात करने के बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या देख रहे हो? कियू निंगशुंग ने हुआन फैंग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में पानी का रंग वैसा ही था। इस सफेद रंग ने जरा भी दर्द नहीं दिया, बल्कि उसने हुआन फैंग के दिल में आग जला दी। कल रात हुआन फैंग आखिरकार कियू निंगशुंग के कमरे में आराम करने गया। स्वाभाविक रूप से उनके बीच झगड़ा हुआ। हालांकि इस समय कियू निंगशुंग की उपस्थिति देखकर हुआन फैंग के मन में अभी भी कुछ विचार थे। उसने तुरंत कियू निंगशुंग को नीचे दबाया, हाँफते हुए कहा, पहले सुबह की कसरत करो, फिर यह करो। कियू निंगशुंग विरोध करना चाहती है, लेकिन हुआन फैंग के हमले के तहत वह जल्दी से आत्मसमर्पण कर देती है और सहयोग करती है। कियू निंगशुंग जब बाहरी लोगों के सामने होता है तो वह हमेशा लापरवाह और मिलनसार रहता है। हालांकि बिस्तर पर वह बेहद शर्मिला है, सुयोमो से भी ज्यादा शर्मिला। ये गहरा विरोधाभास हुआन फैंग को बहुत दिलचस्प लगता है। कुछ देर व्यायाम करने के बाद कियू निंगशुंग खौंसते हुए हुआन फैंग की बाहों में लेट गया। हुआन फैंग ने भी यही बात कही, तो उन लोगों ने पहले ही कुछ कर दिया है। हालांकि कियू निंगशुंग बिस्तर पर शर्मिली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका असर उसकी बुद्धि पर पड़ रहा है। हुआन फैंग की बात सुनकर उसे समझ आ गया कि वह कैसे वापस आई। ठीक है, हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ये पहली लहर होनी चाहिए और इससे निपटने के लिए ये सबसे अच्छी लहर होनी चाहिए। हुआन फैंग पहले भी इस पहलू के लिए तैयार रहे हैं और लीलाओ के पिछले फोन कॉल ने उन्हें याद दिलाया है कि वे तत्काल चीजों के लिए आश्चर्यचकित या प्रस्तुत नहीं हैं, जिनकी सभी अपेक्षा की जाती है। तुम क्या करने जा रहे हो? कियू निंगफ्रॉस्ट ने पूछा। बेशक सहयोग आवश्यक है। यदि स्थानिक समय ऑटोमोबाइल बड़ा और मजबूत होना चाहता है और विदेश जाना चाहता है, तो उसे कुछ अन्य उद्यमों के साथ सहयोग करना होगा। हालांकि अंत में इस सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई है। हालांकि अब हम एक लाभप्रद स्थिति में हैं और बोलने का अधिकार हमारा पक्ष है, इसलिए यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। भले ही इस पर चर्चा न हो सके, हमारे लिए यह बस पहले जैसा ही वापस जाना है, बिना किसी नुकसान के। सहयोग करने के लिए हुआन फैंग को ये करना ही होगा। इसके अलावा उन्हें कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग पर भी बात करनी होगी। इस तरह वे विदेश जाने का पहला कदम पूरा कर सकते हैं। उनके लिए विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ना और फिर विदेशों में पैर जमाना असंभव नहीं है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा। हुआन फैंग इस तरह की बात पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं, या यहाँ तक कि तान जी के साथ इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। हालांकि इस सहयोग के बारे में कैसे बात की जाए, इसके अलग अलग अर्थ हैं। अतीत में इस घटना से पहले भले ही हम विदेशी उद्यमों के साथ सहयोग की बात कर सकते थे, हुआन फैंग को कोई लाभ नहीं था और यहाँ तक कि उन उद्यमों द्वारा उसका गंभीर रूप से शोषण भी किया जाता था। हालांकि इस आयोजन से उनमें आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। बातचीत करते समय वे स्वाभाविक रूप से आसानी से बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, खैर हम सबको तुम पर भरोसा है, हम इन सब चीजों को बखूबी संभाल सकते हैं, कियू निंगशुंग ने कहा। फिर उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने हुआन फैंग से कहा, मैनेजर तान को थोड़ी जल्दी होगी, जल्दी से उठो और वहाँ जाओ। हर समय यही ख्याल आते रहते हैं, तुम्हारे मन में अभी भी यही ख्याल आते हैं। जाहिर है, कियू निंगशुंग ने कहा कि उन्होंने सिर्फ व्यायाम किया था। क्या बात है? हुआन फैंग ने परवाह नहीं की और कहा, तुम बहुत आकर्षक हो।
क्या मेरे मन में ऐसे विचार आना सामान्य बात नहीं है? नहीं, ये सामान्य नहीं है। वैसे भी मुझे उन लोगों से निपटने की कोई जल्दी नहीं है जो हमसे भीख मांग रहे हैं। पहले मैनेजर टैंग को आगे बढ़ने दो और उन लोगों का गुस्सा शांत करो। हुआन फैंग को अभी कोई जल्दी नहीं है, वरना वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे पता न हो कि क्या करना है। अगर उसे जल्दी है तो वो बस उठकर चला गया। फिलहाल उसे ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी अगली बातचीत के लिए नुकसानदेह होगा। भले ही आपको जल्दी न हो, मैनेजर टांग को जरूर जल्दी होगी। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और उसे थोड़ा आराम दें ताकि उसे समझ न आए कि क्या करना है। कि निंगशुन ने कहा कि अचानक इतने सारे उद्यम उसके पास आ गए। वह पूरी तरह से सोच सकती थी कि तांजी अब उत्साहित और घबराए हुए होंगे या शायद असमंजस में भी होंगे। अगर हुआन फैंग ने उन्हें कुछ जानकारी नहीं दी तो मेरा मानना है कि तांजी को सचमुच समझ नहीं आया कि क्या करना है या बातचीत करते समय पैमाने को कैसे समझना है। ठीक है, हुआन फैंग ने निंगशुन के मुंह को चूमा और कहा, मैं अभी उठ जाता हूँ। अभी भी बहुत जल्दी है, तुम फिर से सो सकती हो। अच्छा, निंगशुन ने लाल चेहरे के साथ कहा। बाद में वह अपना सिर रजाई में छिपा लेता और सिर्फ एक जोड़ी आंखें दिखाता। उसने वहाँ कपड़े पहने हुआन फैंग को देखा। इस तरह यह एक छोटी बच्ची की प्रेम में पड़ जाने वाली छवि थी। अगर निंगशुन को पहले बताया गया होता कि वह आज जैसी है वैसी बनेगी तो उसे यकीन नहीं होता। हालांकि वह आज जैसी है वैसी ही बनी और उसे इसका बहुत मजा आया। मॉडल से भी बेहतर हुआन फैंग का शरीर देखकर उसे लगा कि उसने काफी कुछ नहीं देखा। ठीक है ज़िया हुआची, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। निंगशुन की आंखों में हुआन फैंग को स्वाभाविक रूप से यह महसूस हुआ, लेकिन उसे कुछ बुरा नहीं लगा। इसे पहनने के बाद उसने निंगशुन को नमस्ते कहा और चला गया।